हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में कोशिका और ऊतक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। इसकी आज ये पहली क्लास है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर अगर कोशिका की बात करते हैं तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी जो हमारा शरीर होता है इसकी अकारिकी का अध्ययन करना, जो हमारी शारीरिक संरचना है इसका अध्ययन। हिस्टोलॉजी क्या होता है, ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन। और टैक्सोनॉमी जो वर्गीकरण होता है इसका अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। ऑप्शन क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन या रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, मृत कोशिकाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1965 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। तो अभी बताया है कि किसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी खोज कब हुई थी, 1665। और अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज, तो ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्होंने किस में देखा, मतलब इन्होंने कोशिकाओं को किस में देखा था। प्याज की झिल्ली, पतली कार के टुकड़े, तालाब का जल या कोई विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि पतली कार के टुकड़े, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किस में की थी। तो मैंने अभी बताया जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। और किस में की थी, ऑप्शंस क्या है, तालाब के जल, सागर के जल, मिट्टी या मानव शरीर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने जो खोज की थी ये तालाब के जल में की थी, आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्मा या शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अभी तक जो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है वो कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और सॉरी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये हो जाएगी माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं, मतलब पौधे हो या जंतु हो किससे बने हैं, कोशिकाओं से बने, तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है। ऑप्शंस क्या है, जैव विकास का सिद्धांत, वंशानुगति का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये कौन सा है, कोशिका सिद्धांत। इसके लिए एक वर्ड दिया गया है, सेलुला ई सेलुला, सेलुला ई सेलुला, मतलब पुरानी कोशिका से ही हमेशा नई कोशिका का जन्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, मतलब जिसने ये सिद्धांत दिया था। एमजे स्लीडन तथा थियोडर श्वान, लैमार्क, ट्रेवेनर्स, व्हिटकर एंड स्टेनले। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान। बस आप लोग स्लाइडन एंड स्वान याद रखेंगे, पूरा नाम दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो यहाँ पर अभी आंसर बता दिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडन एंड स्वान, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई हैं। टी स्वान, एम स्लाइडन, जे ई पुरकिंजे या रुडोल्फ विर्चो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब इन्होंने बताया जो नई कोशिका बनेगी वो हमेशा पुरानी कोशिका से बनेगी। ये किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने ही दिया था सेलुला ई सेलुला वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। ऑप्शंस क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, पौधे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है, तो यहाँ पर वायरस। ठीक है, क्योंकि ये लिविंग के साथ आता है तो लिविंग एक्टिविटी करता है, और नॉर्मल क्या रहता है, नॉन लिविंग रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ऑप्शंस क्या है? राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, नाभिक या केंद्रक या डीएनए। तो देखो कोशिकाएं होती हैं दो टाइप की, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक हमेशा विकसित जंतुओं में पाई जाएगी, यानी कि ये मान के चलो जिनको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। और जिनको नहीं देख सकते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें होंगी, राइबोसोम्स होगा, कोशिका झिल्ली होती है, डीएनए होता है, लेकिन केंद्रक नहीं होता। केंद्रक हमेशा किस में होगा, यूकैरियोटिक, यानी कि हम लोग या जिनको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन है कवक, एनीमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि कवक हम लोग देख सकते हैं, एनीमेलिया हम लोग देख सकते हैं, प्रोटिस्टा हम लोग देख सकते हैं। हम लोग क्या हम लोग कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हाँ किस जगत में पाई जाती हैं, तो मोनेरा जगत में पाई जाती है, क्योंकि इसको हम लोग अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या क्लोरेला। तो मैंने अभी बताया था कि सबसे छोटा कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स या न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आरएनए का संश्लेषण पूछा गया है, तो इसका संश्लेषण कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूकैरियोटिक में आरएनए का संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शंस क्या है, फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन या फास्फोप्रोटीन। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड से बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, जो बनी किससे होती है, फास्फोलिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, तो यहाँ पर मतलब किस लिए दोनों अलग अलग है? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, या क्रोमोसोम या फ्लैजेला के 9+2 संरचना, या डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम दोनों में होता है, फ्लैजेला के डीएनए के ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि केंद्रक वाला ऑप्शन नहीं है इसलिए ये हो जाएगा अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, परमाणु झिल्ली मौजूद होती है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो न्यूक्लियस मैंने अभी बताया केंद्रक अच्छी तरीके से व्यवस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, परमाणु झिल्ली मौजूद, परमाणु झिल्ली एक्चुअली नहीं है यहाँ पर, प्लाज्मा झिल्ली होना चाहिए, ठीक है, ये मौजूद होती है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, यही गलत है, क्योंकि अगर पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फिर जो उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही इसकी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या केंद्रक। तो हमसे पादप कोशिका का पूछा गया है जो चयनात्मक पारगम्य होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चयनात्मक पारगम्य मतलब अर्ध पारगम्य, जिसको जाना जरूरी है उसी को जाने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्ध पारगम्य। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, तो ये अर्ध पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही आ गया है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है, पारगम्य, अर्ध पारगम्य, गैर पारगम्य या स्वतंत्र पारगम्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध पारगम्य, ऊपर बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ये किससे बनी होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या ए तथा बी, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड क्या है?
लिपिड मोनोसेकेराइड है, लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो यहाँ पर बताना है कि लिपिड क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड, ये क्या है, लिपिड के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव, जीव द्रव, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका कौन सा, अब तो आप लोग को पता होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। मैंने बताया था कुछ पदार्थों को, मतलब सभी पदार्थ इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, जिनको ज़रूरत है जाने की उन्हीं को ये भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकते हैं। जीव द्रव, कुंचन, अवसादन, विसरण या स्वेदन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कैसी होती है, विसरण की गति होती है। विसरण गति के कारण कुछ चीज़ें इधर उधर कोशिका झिल्ली के आर पार हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहते हैं। तो इसको अभी मैंने बताया, विसरण, ऑस्मोसिस, सक्रिय आवागमन या निष्क्रिय आवागमन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता, तो इसको बोलते हैं सक्रिय आवागमन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है। कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक या कोशिका द्रव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, कोशिका भित्ति। क्योंकि ये सब में क्यों नहीं पाई जाती, केवल ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है बस। कोशिका भित्ति हमेशा किस में पाई जाएगी, पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड, विटामिन, सेलुलोज, प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज, ऑप्शन सी। और जो हमारा पाचन तंत्र है वो सेलुलोज को पचा नहीं सकता है, पचा नहीं सकता है। जो ह्यूमन का पाचन तंत्र है, मानव का पाचन तंत्र, वो सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या कवक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अभी बताया मैंने, सेलुलोज भित्ति केवल कहाँ पाई जाती है, पौधों में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है, फिर से वही आ गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धपारगम, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यूग्लिना, पैरामीशियम, गोन्यूलैक्स या माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूग्लिना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों और जानवरों के बीच की कड़ी क्या है, तो यूग्लिना को बोला जाता है। इसलिए इसमें पौधे वाले गुण पाए जाते हैं, तो इसमें कोशिका भित्ति होती है। पैरापीसियम में भी कोशिका भित्ति होती है, गोन्यूलैक्स में। माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये किस में आ जाता है, जंतुओं की श्रेणी में, इसलिए इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है, तो क्या, कोशिका भित्ति हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो अभी इसका आंसर तो पता ही चल गया होगा, कौन सा हो जाएगा, कोशिका भित्ति, क्योंकि ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। मेन अंतर इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका से ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, या क्या भिन्नता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, क्या बोला गया है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। तो कोशिका भित्ति किस में नहीं होता है, इसमें मानव वाले या जीव वालों में, जीव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो क्या क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिका में होता है। सी क्या है, अंतःप्रतरबीज जालिका और कोशिका कला। तो यहाँ पर भी कोशिका भित्ति आ गया, इसलिए कट जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतःप्रतरबीज जालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है। देखो, एक होती है कोशिका भित्ति, एक होती है कोशिका कला। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाएगी, या कोशिका कला और या जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये दोनों में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अब यहाँ पर क्या है, दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, कोशिका कला, हरित लवक, रिक्तिका। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो कि पादप में पाया जाता है, तो गलत हो जाएगा। कोशिका भित्ति, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कोशिका भित्ति आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, इस तरह आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी, कोशिका कला मैंने बताया दोनों में होगा, कोशिका द्रव्य दोनों में होगा, केंद्रक दोनों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव के रूप में जाना जाता है, जिसमें क्या क्या शामिल है? साइटोप्लाज्म और नाभिक। तो ऑप्शंस क्या है? प्रोटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म, जिसको क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण अवयव के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका या जीवद्रव्य? तो भौतिक जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है? जीवद्रव्य। अगला क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य में कोशिका की सारी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी ऑप्शन डी। क्या क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा, केंद्रक द्रव्य होगा और जो अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं उसके अंदर ये भी उसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसका नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जे.ई. पुरकिंजे, एम. स्लीडन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जे.ई. पुरकिंजे, जो जीव द्रव्य को नाम दिया था जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन, वसा, खनिज और जल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल। सबसे ज़्यादा जीव द्रव्य में क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। मतलब पूरी कोशिका में 70% या उससे अधिक क्या चीज़ पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, प्रोटीन या पानी? तो अभी बताएं, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। अगला क्वेश्चन, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? लिपिड स्राव के लिए ऑप्शंस क्या है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, चिकनी अंतःप्रतरवी झिल्लिका, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिपिड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिकनी अंतःप्रतरवी जालिका। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक तरफ से मतलब स्मूथ होती है और एक तरफ क्या होती है? रफ होती है। तो जो स्मूथ वाली होती है वो क्या करती है? लिपिड स्राव। और जो रफ वाली होती है, रफ साइड, यहाँ से क्या होता है? राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम। और इससे क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो वो हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रतरवी जालिका की सतह की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। तो अभी मैंने बता दिया, ऑप्शन देख लेते हैं, गोल्जी बॉडी, लवक, लायन का या राइबोसोम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। मैंने बताया अभी दो टाइप की होती है, एक तरफ खुरदरी होती है, तो खुरदरी किसके कारण होती है? राइबोसोम के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, खुरदरी अंतःप्रतरवी जालिका और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी मैंने बताया प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? खुरदरी अंतःप्रतरवी जालिका और राइबोसोम, क्योंकि उसी पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो बहुत बार हो गया क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण। अगला, और पूछा भी कई बार गया है ये, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है? तो राइबोसोम, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछ लिया गया है। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम, लायनकाय, गाल्जिका या सूत्रकणिका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झिल्ली किस में नहीं होती है? तो ये राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूत्रकणिका होती है, गाल्जिका होती है और इसको लाइसोसोम में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक वेसिकल के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? उसको वेसिकल पढ़ लो इंग्लिश में, हिंदी में पुटिकाएँ बोलते हैं। अंतःप्रतरवी जालिका, गाल्जिकाय, लवक या सूत्रकणिका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोल्जी बॉडी, यानी कि ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक वेसिकल्स के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी गोल्जी बॉडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोज में, प्लाज्मा झिल्ली में या गोल्जी काय में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम कहाँ बनता है, गोल्जी काय में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में निम्न से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई कोशिका हमारी खराब हो रही होती है तो इसके पास पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक कुछ बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं शायद, एंजाइम होता है जो उस कोशिका पे क्या करता है, छिड़क देता है और वो कोशिका खत्म हो जाती है। यानी कोई कोशिका अगर हमारी काम नहीं कर रही है, मर गई है, तो उसका खत्म होना जरूरी है ना, तो उसको कौन खत्म करता है, लाइसोसोम। और कभी कभी क्या करता है, जब ये काम नहीं करती है कोई कोशिका, तो खुद को ही मतलब खत्म करके उस पूरी कोशिका को क्या कर लेता है, खत्म कर देता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं। सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोस, गोल्जी काय, लाइसोसोम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी मैंने बताया कि जब कोई कोशिका सही से काम नहीं करता है, ठीक है, और इसको कुछ पता नहीं चलता है, तो ये सीधे सीधे अपने आप को खत्म कर देता है। और जब ये अपने आप को खत्म करेगा तो जो एंजाइम है पूरी कोशिका पे फैल जाएगा और वो पूरी की पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वही लाइसोसोम। आंसर डी। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइन का, हालांकि इंग्लिश में याद रखो लाइसोसोम, इंग्लिश में ही आता है लिख के ज़्यादातर लाइसोसोम। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।